Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about what is blue card. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लू कार्ड क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, किन किन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है और कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके एडिशनल बेनिफिट क्या मिलते हैं फैमिली मेम्बर को, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप इसको लास्ट तक देखें ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आप ब्लू कार्ड कैसे अप्लाई करें और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो शुरू करते हैं। जो ब्लू कार्ड डॉक्यूमेंट बनता है, जो ये डॉक्यूमेंट मेनली उनके लिए बनता है जो हाईली स्किल्ड वर्कर हैं, जैसे कोई आईटी फील्ड में है, एचआर फील्ड में है, जो प्रोफेशनल फील्ड में, जैसे कोई अदर जॉब्स लाइक मैं आपको बताता हूँ जिसने जो डेवलपमेंट प्रोफाइल में है, उसके अलावा कोई जैसे एनालिस्ट प्रोफाइल में है, दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल्स, मतलब कोई मार्केटिंग एनालिस्ट है जो मतलब जिसमें जो मेन रिक्वायरमेंट होती है जिसने ग्रेजुएशन करा है, ग्रेजुएशन मस्ट रिक्वायर्ड होती है इसको अप्लाई करने के लिए। इसके बाद 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका जो डोमेन है उसमें। जैसे कि आपने बीबीए किया, आप मार्केटिंग आपकी, जैसे अगर बीबीए कर रखा है आपने, बीबीए में आपकी मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन थी या एचआर स्पेशलाइजेशन थी, एमबीए किया है, एचआर स्पेशलाइजेशन है, या आपने बीटेक किया है, बीटेक करने के बाद आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क करें कहीं पे। जैसे अलग अलग डोमेन होते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, साइबर सिक्योरिटी के अलावा जैसे कोई जावा में वर्क कर रहा है, कोई लाइफ रे में वर्क कर रहा है, जो अलग अलग डोमेन है, अगर इनमें इनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव डोमेन है, अगर आपको उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड रहता है मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे आपको एक ब्लू कार्ड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इसके अलावा आपका एम्प्लॉयर का कॉन्सेंट रिक्वायर्ड रहता है इसमें, वो आपको एम्प्लॉयर आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, वो आपको सबमिट करने होते हैं। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस लेटर शो करना होता है, अपना जो डिग्री वगैरह का सर्टिफिकेट है, ये आपको पूरी अपनी फाइल बनानी होगी। इसके बाद जैसे ही आप इसको ब्लू कार्ड के लिए सबमिट करते हैं इसके रिस्पेक्टिव ऑफिस में, तो उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट ये लोग कहते हैं, अगर आपको एक बार मिल जाता है ब्लू कार्ड, आपका एक्सेप्ट हो जाता है वहाँ से, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गया और उसके बाद जो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आता है, तो उसके बेनिफिट बताता हूँ क्या होते हैं। आपको ये वैलिड रहता है 3 साल के लिए। 3 साल तक आप यूरोप में 13 कंट्रीज़ हैं, 27 कंट्रीज़ ओवरऑल यूरोप में है, उसमें 13 कंट्री के अंदर ही कार्ड वर्क करता है। अगर आपको एक बार ब्लू कार्ड मिल जाता है, जो टाइम ड्यूरेशन 3 साल के लिए होता है और 1 साल आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 4 साल तक आप इसमें ब्लू कार्ड आपका वर्क करता है। 4 साल के बाद अगर ऐसा होता है कि अगर आप फिर 4 साल के बाद अगर आप फिर आपको दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है, फिर अगर आपको एक जैसे 13 कंट्रीज़ हैं, 13 कंट्रीज़ में अगर आप 5 साल के लिए कहीं भी काम कर लेते हैं, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको कहते हैं पीआर। 5 साल का अगर आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस, 5 साल आपको काम करते हुए जाते हैं, तो आप एलिजिबल होते हैं, आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके 3 ईयर्स बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर जो ब्लू कार्ड मिलता है आपके बेसिकली जो आपका वर्क परमिट है कितने टाइम के लिए वैलिड है उसके बेसिस पे मिलता है। अगर आपका वर्क परमिट 3 साल का वैलिड है तो आप 3 साल के लिए ब्लू कार्ड आपको ऐसा मिल जाएगा। इस अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। फिर अगर आपका और एक्सटेंड हो गया तो आप 4 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं ब्लू कार्ड का। 4 साल बाद अगर आपका एक्सपायर हो रहा, आपका एम्प्लॉयर्स कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगे, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं 3 साल के लिए। फिर ऐसे ही 5 साल होते हैं, 5 साल के बाद जो सिनेरियो है, आप ब्लू कार्ड फिर पीआर अप्लाई कर सकते हैं 5 साल होते ही, अगर आप स्टे करना चाहते हैं। इसके एडिशनल बेनिफिट ये हैं, अगर आपको एक बार ब्लू कार्ड मिल जाता है, 18 महीने तक का आपको जो कंट्री ब्लू कार्ड प्रोवाइड कर रही है, जैसे अभी मैं पोलैंड की बात कर लेता हूँ, जो पोलैंड में अभी का रिक्वायरमेंट है, हर कंट्री का जो यूरोप में 13 कंट्रीज़ हैं उसमें जो ब्लू कार्ड का रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी सैलरी क्राइटेरिया है, सैलरी स्लैब आपका 1.5 जो एवरेज सैलरी है उससे 1.5 गुना ज़्यादा होना चाहिए। अभी जो नई 2023 का डेटा आ रखा है उसमें अगर पोलैंड में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 10,000 PLN आपकी पर मंथली सैलरी होनी चाहिए। 9 से 10,000 PLN के अंदर आपकी सैलरी होनी चाहिए। अगर यूरोप में अप्लाई करते हैं और कहीं और अप्लाई करते हैं, जैसे आप 13 कंट्रीज़ के अंदर, तो जैसे यूरो में आपका अप्रॉक्सीमेटली 6,000 यूरो पर मंथ की सैलरी है। एनुअलाइज सैलरी 60,000 समथिंग है। 60,000 आपको यूरो इसमें सैलरी होनी चाहिए अगर आप कहीं और अप्लाई करते हैं। अगर आप पोलैंड के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपका 90,000 से 1 लाख के बीच में आपका सालाना पैकेज होना चाहिए। एनुअल सैलरी होती है, इसके बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसको जो क्राइटेरिया मेट कर सकते हैं, फिर आप अपना ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो बेनिफिट, अगर आप 18 मंथ्स काम कर लेते हो तो फिर 13 कंट्रीज़ में आप कहीं भी रिलोकेट कर सकते हैं। वहाँ अगर आपको वर्क परमिट मिल रहा है तो आप ओपनली वहाँ अप्लाई ना। ऐसा होता है कि वर्क परमिट की फिर रिक्वायरमेंट, अगर आपका 3 साल का वर्क परमिट इसका पूरा वैलिड रहता है, वर्क परमिट के बेसिस में मिलता है, 3 साल की इसकी एलिजिबिलिटी होती है। जैसे अगर वर्क परमिट के बेसिस में आपको 3 ईयर्स का मिल रहा है तो 18 महीने इस एम्प्लॉयर में काम करने के बाद अगर आप कहीं और जॉब सर्च करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 13 कंट्रीज़ के अंदर कहीं भी।
आपको कोई वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप डायरेक्टली दूसरे उसमें रिलोकेट करके आप इंडिपेंडेंटली अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा होता है कि 18 महीने बाद इसमें आप अपनी जो फैमिली है आपकी आपकी जिस एक बार आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है तो जो आपकी फैमिली है वो आपके साथ आ सकती है। जैसे अगर आपकी वाइफ है तो वो आपके साथ ट्रैवल कर सकती है और उसको कोई वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी 13 कंट्रीज़ के अंदर। आपको जैसे एक बार ब्लू कार्ड मिलता है, ब्लू कार्ड के बाद वो आप जैसे ही आपको एक ब्लू कार्ड मिलता है आप अपनी वाइफ का स्पाउस का ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं अपने साथ। जैसे उनको ब्लू कार्ड आ जाता है तो वो यूरोप में आ सकती हैं 13 कंट्रीज़ के अंदर और उनको जॉब अप्लाई करने के लिए कोई वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और डायरेक्ट वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे EU नेशनल लोग करते हैं वैसे ही उन लोगों को भी जॉब ऑफर के बिहाफ में वो जॉब वहाँ वर्क कर सकते हैं कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए। जब तक आपका ब्लू कार्ड वैलिड रहता है तब तक वो वहाँ वर्क कर सकते हैं और आप जैसे ही आप एक्सटेंड करते हैं तो उनका भी एक्सटेंड हो जाता है। फिर देन आप 5 साल के बाद दोनों PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन यू कैन गो फॉर सिटीजनशिप। जो मेन बेनिफिट इसका ऐसा होता है कि आपको इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो 13 कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ भी इनकी जो इनके बीच में 13 कंट्री हैं जिनके अंदर पे जिन कंट्रीज़ में एसोसिएशन है वहाँ पर को आप रिलोकेट कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये रहता है और अदर बेनिफिट है कि फैमिली का आपका एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप वर्क वीज़ा पे जाते हैं तो स्पाउस को अपना स्पॉन्सर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आपका सिनेरियो रहता है। और अदर थिंग ये है कि ये जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए है, अगर कोई अनस्किल्ड जॉब में है तो उसके लिए वैलिड नहीं रहता, वो अप्लाई नहीं कर सकता इसके लिए। अगर कोई वेयर हाउस जॉब के लिए जाए या अदर जॉब्स हैं दे कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस ब्लू कार्ड बिकॉज जो इसका जो क्राइटेरिया वो मीट नहीं कर पाएंगे। जो अगर जो नॉर्मली जो सैलरी प्रोवाइड होती है एवरेज सैलरी वहाँ पे वर्कर को, वेयर हाउस वर्कर और अदर पोजीशन है, उसमें सैलरी भी स्लैब कम होता है। 3600 आपको मिलता है PLN, 3600 जुलॉटी, 3800 4000 जुलॉटी, इससे ऊपर आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता है। तो तभी ये मेन सिनेरियो होता है कि जो स्किल्ड वर्क वीज़ा पे उतर जाते हैं तो उनका ऐसा होता है कि उनका जो सैलरी स्लैब है वो बहुत सही होता है, तो अप्लाई कर सकते हैं वो लोग। अगर इंडिया से अभी कोई रिलोकेट कर रहा है वहाँ पे, इंडिया पाकिस्तान और अदर थर्ड कंट्रीज, अगर थर्ड कंट्री नेशनल अगर कोई पोलैंड में और जर्मनी कहीं भी, पोलैंड और यूरोप के अंदर कहीं भी रिलोकेट करता है जहाँ पे ट्रीटी है, तो उनका ऐसा होता है कि वो लोग अपना 1 साल का अगर उनको वर्क परमिट मिला है तो 2 साल का वर्क परमिट जितना भी टाइम ड्यूरेशन है तो जाके उनको TRC अप्लाई कर सकते हैं 3 महीने के बाद। और अगर उनका 5 साल का एक्सपीरियंस कोई और कंट्री में है तो पहले वो वैलिड कराना पड़ता है। इनकी जो एक्सेसिंग बॉडी है वो लोग चेक करते हैं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस जो पॉलिश हो गया, यूरोप हो गया, जो इनकी एक्सेसिंग बॉडी है उनसे मैच करना चाहिए। जैसे वहाँ की एजुकेशन लेवल के इक्विवेलेंट होनी चाहिए और जो एक्सपीरियंस है वहाँ के इक्विवेलेंट है, तो आपका कंसिडर हो जाता है। देन यू कैन अप्लाई फॉर ब्लू कार्ड। और इसका ऑल्टरनेटिव है, अगर ब्लू कार्ड तो इन लोगों को मिलता है, इसके अदर अलग जो ऑल्टरनेटिव है वो आपको बताना चाहता हूँ। जो अनस्किल्ड लोग हैं वो लोग TRC फाइल कर सकते हैं 3 महीने के बाद, उनको भी सेम बेनिफिट मिलता है पर इतने बेनिफिट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लू कार्ड। वो लोग 3 महीने के बाद TRC अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का टाइम ड्यूरेशन होता है उनका। जैसे 3 साल के अंदर वो वहाँ पर वो वर्क कर सकते हैं। अगर कहीं और कंट्री में जाना है तो जा सकते हैं वो लोग, पर उनका ऐसा होता है कहीं और कंट्री में जाना है तो उन लोगों को वहाँ से ब्लू कार्ड, उन लोगों को अगर 3 ईयर्स के अंदर कहीं और रिलोकेट करते हैं तो उनको वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट होती है दूसरी कंट्री से, अगर वहाँ पर को जाना है। अदरवाइज़ अगर ट्रैवल पर्पज़ के लिए जाते हैं तो 190 डेज, 6 महीने में कम से कम 30 डेज, 60 डेज, 6 महीने में कम से कम 3 महीने वो दूसरी कंट्री में रह सकते हैं और 3 महीने बाद उनको वापस आना पड़ता है, जो उनके रूल्स हैं। और अगर एक बार आपको PR मिल जाता है तो फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ कहीं रिलोकेट करने का, इधर उधर घूमने का, आने जाने का। क्योंकि ऐसा होता है कि जो EU सिटीज़न है वो दूसरे जो 27 कंट्रीज़ के अंदर जो ट्रीटी है, EU जो सिटीज़न है वो अगर दूसरी कंट्री पर रिलोकेट करते हैं तो उनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो वहाँ पर को जा सकते हैं। उनको खाली वर्क परमिट भी ऑब्टेन नहीं करना होता, उनको जॉब वगैरह वो चेक करते हैं। अगर मिल जाती है तो जैसे हमारा इंडिया में होता है, इंडिया में अगर हमको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो हमारा जो मेन आधार कार्ड है उसके बेसिस पे जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, जो हमारा वेरिफिकेशन होता है उसके बेसिस पे होता है। ऐसा कोई हमको वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेम आपका 27 कंट्रीज़ में यूरोप जो नेशनल है उनके लिए भी होता है। अगर आप एक बार वहाँ के सिटीजन बन जाते हैं, वर्क परमिट PR ऑब्टेन कर लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा इशू नहीं होता इधर उधर ट्रैवल करने में। तो इनको जो EU नेशनल है उन लोगों को तो बेनिफिट मिलता है। हर कंट्री में ऐसा होता है कि जो वहाँ के लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तभी उनको ये बेनिफिट है। अगर कोई थर्ड नेशनल आ रहा तो उसको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि बहुत रीज़न होते हैं। क्योंकि जब उनके परिवार वाले बचपन से, जब से वो उनके फैमिली में फादर लोग हैं, जब से काम कर रहे हैं, वो लोग टैक्स पे कर रहे हैं ईयरली बेसिस पे, तभी लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जो वहाँ के लोग होते हैं उनकी एजुकेशन भी थोड़ी चीप होती है एज़ कम्पेयर टू
जो थर्ड कंट्री के नेशनल आते हैं उनकी फ़ी वगैरह में बहुत डिफरेंस होता है। द मेन थिंग इज़ टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी के बिहाफ में सारे डिसीजन वगैरह होते हैं। तो ऐसे ही प्रोसेस वर्क करता है। जो वहाँ के EU नेशनल हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और जो अदर कंट्री के हैं उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। और अगर आप PR अप्लाई कर लेंगे देन फाइनली यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स। थैंक यू गाइस, आई होप कि तुम्हें समझ आया होगा ब्लू कार्ड का क्या कॉन्सेप्ट है और जो अनस्किल्ड वर्कर हैं वो लोग TRC कैसे फाइल कर सकते हैं, TRC के उनके क्या बेनिफिट हैं, लॉन्ग टर्म में कैसे प्रोसेस करना है। थैंक यू गाइस।